हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना शर्मा है और एमपीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2018 में मेरी सेकंड रैंक है। और इसी के साथ साथ एमपीपीएससी के द्वारा ही जो राज्यवन सेवा परीक्षा 2018 है उसमें मेरी 51 रैंक है। तो आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक राइट डायरेक्शन में हम प्रयास करके और सफलता को अर्जित कर सकें। अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आप सभी को 3 बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि ये जो परीक्षा मैंने दी है वो मैंने हिंदी माध्यम से दी है और हिंदी माध्यम में मेरी फर्स्ट रैंक है। उसके बाद जो दूसरी बात है कि ये जो पूरी मेरी एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी है वो मेरी सेल्फ स्टडी से मैंने की है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इससे पहले मैंने अपने जो 2 शुरुआती अटेम्प्ट थे वो यूपीएससी के दिए थे 2016 और 2017। नवंबर में मेरा मेंस था और दिसंबर में यूपीएससी का ही सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का मेरा फिजिकल था। 20 दिसंबर को मेरा फिजिकल था। तो उसके बाद से मैंने अपनी एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा फोकस था एमपीपीएससी पे वो दिसंबर 2017 से स्टार्ट किया था मैंने, और तभी से फिर मैंने पढ़ाई की एमपीपीएससी की और सेकंड रैंक मैंने प्राप्त की। मैंने ये परीक्षा हिंदी माध्यम से दी है। यूपीएससी का भी मैंने जो मेंस दिया था वो भी हिंदी माध्यम से दिया था। तो ये एक जो मिथ होता है लोगों के बीच में कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बहुत अच्छा सिविल सेवा परीक्षाओं में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ रैंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये एकदम मिथ है और इससे हमें बचना चाहिए। अगर एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि जो पेपर 5th और पेपर 6th है, पेपर 5th जो है वो हिंदी का होता है, पूरा हिंदी का पेपर है, और पेपर 6th ऐसे वो भी हमें हिंदी में लिखना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आप सभी के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरा मानना है कि माध्यम कभी भी आपके ज्ञान को नहीं दर्शाता है। माध्यम एक मीडियम प्रोवाइड करता है आपको अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का। तो माध्यम कहीं से भी नॉलेज या फिर रुकावट हो नहीं सकता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी राइट डायरेक्शन में तैयारी है, तो माध्यम कोई भी बाधा है नहीं। इसके बाद यदि हम बात करें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी की, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स का स्टार्ट करूं तो मैंने लगभग 20 दिसंबर के बाद से पढ़ाई स्टार्ट की थी, 20 दिसंबर 2017। तो मेरे पास सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करने का टाइम था, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका था, 18 फरवरी को पेपर था। तो मैंने उस दौरान सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स में हो गया तो मेंस की। अब प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वही पेपर्स होते हैं जिससे हमको आयोग का जो ट्रेंड है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हम अगर एनालिसिस करें तो हमें अप्रोच पता चल जाती है एग्जामिनर की कि वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। और जब वो पेपर्स देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो एमपीजीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। उसके साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस उनके होते हैं। उसी के साथ साथ 3 एक्ट्स हैं एमपीपीएससी में, प्रीलिम्स में जो पूछते हैं, सिलेबस में ही मेंशन है, ह्यूमन राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और SC/ST एक्ट। तो इन तीनों को भी हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं। ये मेजर एरियाज होते हैं जहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछती है। तो हमें इसी पेपर के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो जीएस है, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, उसके लिए लूसेंट की बुक से हमको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस ये सभी बहुत अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद एमपीजीके के लिए पुणेकर की एक बुक आती है, मैंने पुणेकर की बुक पढ़ी थी।
आप भी उसको रिफ़र कर सकते हैं, और भी किसी पब्लिकेशन की बुक अगर आप चाहें तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एक्ट्स की अगर बात करें तो वो भी पुणेकर की बुक से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और उसके साथ ही उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं हर एक्ट के बाद, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ ही स्पोर्ट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप एक वार्षिक संस्करण किसी भी मैगजीन का ले सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र हो गया, अरिहंत की बुक हो गई, प्रतियोगिता दर्पण, ये आप एक कुछ भी एक मटेरियल आप खरीद सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने कोई विशेष अलग से तैयारी नहीं की थी, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में ये कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास सिर्फ उतना ही 2 महीने का टाइम था, तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर 2001 से लेके 2017 तक के सॉल्व किए थे। उसके बाद पुणेकर की मल्टीपल क्वेश्चंस की बुक आती है, तो मैंने उसको भी सॉल्व किया था। इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने की थी, और फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी सब कुछ पढ़ते हैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए, वो मेनली फैक्चुअल होता है। डेटा हमें याद करना होता है, कुछ ईयर्स याद करने होते हैं, आर्टिकल्स याद करने होते हैं, तो वो हमें फैक्ट्स बार बार जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो हमारे ब्रेन में जाता नहीं है। और प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने UPSC सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्लियर किया है, असिस्टेंट कमांडेंट जो UPSC द्वारा कराया जाता है उसका प्रीलिम्स क्लियर किया है, MPPSC का किया है, और अभी फ़िलहाल में UPPCS का भी प्रीलिम्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं। तो तैयारी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद से समझ में आता है कि हम किस तरीके, क्योंकि क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ हमेशा आए, और प्रीलिम्स में तो ऐसा होता नहीं है कि हर क्वेश्चन आपसे बने, तो आपको एक एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता है कि हमने ये पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो उसको आप क्रॉस करके एलिमिनेट करते जाइए, तो जो आंसर है वो अपने आप आ जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड का ज़रूर प्रयोग करिए, तो फिर आपके लिए प्रीलिम्स एक हर्डल कभी भी नहीं रहेगा। प्रीलिम्स के बाद हम लोग मेंस की स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे। तो मेंस के प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के 6 पेपर होते हैं। पेपर 1, 2, 3 GS के पेपर होते हैं, पेपर 4 एथिक्स, पेपर 5 जो होता है वो हिंदी, और पेपर 6 जो होता है वो ऐसे निबंध लेखन होता है। तो जो 3 पेपर हैं लास्ट के, एथिक्स, ऐसे और हिंदी, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होते हैं, हमें इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहिए। GS1 जो होता है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, और वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसी के साथ साथ MP हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये सभी टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो मेंस के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करूँगी आपको, आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए और उसी के साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए। 2014 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2014 से लेकर के और 2018, अभी 18 के भी पेपर आ गए हैं, तो इन सभी पेपर्स को आप एक बार सॉल्व करिए और साथ ही उसका एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार अपनी तरफ से एक एनालिसिस करिए और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स देते हैं तो तुरंत मन तो लगता नहीं है पढ़ने में, तो आप शुरुआती दिन में यही काम करिए, सिलेबस का एक एक टॉपिक याद कर लीजिए क्या क्या सिलेबस में है, उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एक एनालिसिस करिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूं मैं, तो पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी थी, मध्यकालीन इतिहास के लिए और प्राचीन इतिहास के लिए मैंने ओल्ड NCERT पढ़ी थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अखिल मूर्ति की बुक आती है, वो मैंने उससे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी की थी। और MP के इतिहास और उसके कल्चर के लिए मैंने जो प्रीलिम्स में जो तैयारी की थी पुणेकर से, उसी को मैंने फिर से पढ़ा था। और इसके साथ ही ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था UPSC के लिए, तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मेरा काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर था। लेकिन इसी के साथ साथ हमें
एमपी की जो ज्योग्राफी है उसको बहुत ही डिटेल में प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए एक तो आप पुणेकर की बुक को रिफ़र कर सकते हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होगी। उसी के साथ साथ मुकेश माहेश्वरी की एक बुक आती है, तो उस बुक में क्या है, मैप्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप उस बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं। और अगर फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी बात करें तो mrunal.org पर ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर बुक पढ़ना चाहें तो महेश वर्णवाल और DR खुल्लर की बुक आती है, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। अगर GS पेपर 2 की बात करूं तो आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए, पहले तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, फिर उसके बाद पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का हमको कवर करना होता है। उसके लिए हम M लक्ष्मीकांत को प्रिफर कर सकते हैं और उसको पूरी बुक नहीं पढ़ना है, उसमें जो आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उन टॉपिक्स को उस बुक से आप पढ़िए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन उससे कवर हो जाता है। उसके अलावा जो उसका सेकंड पार्ट होता है जिसमें कि सामाजिक विधान होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों का कल्याण, तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, ये इन टॉपिक्स का मटेरियल आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल होता नहीं है, तो इनके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने जो किया था, मैंने पुणेकर की जो पेपर 2 की बुक आती है उसके लिए पार्ट 2 पर रिलाई किया था। मैंने जो ये सब टॉपिक्स थे तो उसको एक रेफरेंस बुक की तरह रखा और अपने जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है, स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैंने उसको उसमें एड ऑन कर दिया था नोट्स में अपने, और कंपाइल कर लिए थे अपने नोट्स खुद के। उसके बाद जो पेपर 3 है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स 2 पार्ट होते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 9th और 10th की NCERT को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो लूसेंट आपने पढ़ी होगी, लूसेंट से जो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। और जो टेक्नोलॉजी होता है, तो टेक्नोलॉजी सिलेबस में जैसे कि मेंशन है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ वो लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आप इसके लिए अपने खुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने टेक्नोलॉजी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए दृष्टि IAS के लिए उसके नोट्स प्रिफर किए थे, और अपना जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या नया हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके लिए मैंने विजन IAS की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेंस 365 थी, उससे अपने मटेरियल को एनरिच किया था। इकोनॉमिक्स में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप mrunal.org पे मृणाल सर के ही वीडियोज़ हैं इकोनॉमी के, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और जब एक बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स उतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियोस देख के। और उसी के साथ साथ यदि आपको दिक्कत होती है तो मैंने आकार के नोट्स प्रेफर किए थे इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप आकार के भी नोट्स जो MPPSC के लिए नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। पेपर 4 की अगर बात करूं तो एथिक्स का पेपर होता है, बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। इसके लिए मैंने जो मुझे पहले से मैंने UPSC के लिए पढ़ा था, अपने नोट्स पर रिलाई किया। और उसी के साथ साथ जो थिंकर्स वाला पोर्शन होता है जिसमें थिंकर हैं, वेरियस बहुत सारे थिंकर हैं, उसके लिए मैंने महावीर की बुक और आकार के नोट्स दोनों को कंपाइल करके और जो थिंकर हैं उनके नोट्स बना लिए थे मैंने अपने खुद के। और इसमें केस स्टडी वाले पार्ट पे, तो केस स्टडी वाले पार्ट के लिए आपको सिचुएशंस को देखना चाहिए कि किस तरीके से क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। आप केस स्टडी के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस हैं आपके लिए उस सिचुएशन में, आपके पास किस ऑप्शन से आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, हितधारक वहाँ पर हैं, ये सब आप देख सकते हैं और उसको अपनी केस स्टडी में सॉल्व करके और उसको एक उपयुक्त समाधान पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो पेपर 6 है, हिंदी का पेपर होता है, बहुत ही सिंपल पेपर है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके लिए मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चंचल जैन की जो महावीर की बुक आती है उसको ही प्रेफर किया था। उसमें 3 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो पत्र लेखन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, वो सब भी मैंने उससे प्रिपेयर किया था। और अगर आप कोई टॉपिक्स इसमें नहीं मिलता है तो एक लूसेंट की सामान्य हिंदी आती है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। पेपर 6 जो होता है वो निबंध लेखन का पेपर है।
निबंध लेखन के पेपर की तैयारी अलग से मुझे नहीं लगता की जाती है। उसकी तैयारी हमारी जीएस की तैयारी के साथ ही होती जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ कोट्स याद कर सकते हैं, कुछ श्लोक याद कर सकते हैं, दोहे याद कर सकते हैं, पोयम याद कर सकते हैं और एनेक्डोट्स याद कर सकते हैं। ऐसे में आप ध्यान देना हमेशा कि ऐसे थीम वाइज पूछे जाते हैं। कुछ थीम्स होती हैं जैसे कि वुमेन, महिलाओं पर कुछ ऐसे दे दिया, पर्यावरणीय समस्या पर कुछ ऐसे दे दिया। तो इस तरीके से आप 12-15 जितनी भी थीम्स आती हैं उन पर अपना एक मटेरियल प्रिपेयर कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको कंटेंट एनरिचमेंट करना है जैसे कि कोट्स और एनेक्डोट्स ये सब, तो आप उसको एनरिच करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेंस के लिए बुक लिस्ट और सोर्स अपने तैयार कर सकते हैं। बुक लिस्ट और सोर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप मेंस में अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम आ जाता है वो काम आता है हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करने का। स्मार्ट वर्क में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट आप देखकर चलिए कि हमें 180 मिनट में 56 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हर मिनट आपके पास डिवाइड आपको कर दिया जाता है कि 15 क्वेश्चन जो 3 नंबर वाले हैं वो 15 मिनट में होंगे। उसके बाद वो 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो 40 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और जो 15 नंबर के 3-3 क्वेश्चन हैं वो 35 मिनट में। तो लगभग 90 मिनट का आपका टाइम एक पार्ट के लिए डिवाइड हो जाता है और डेडिकेटली आपको एकदम उसको फॉलो करना होता है और तभी फिर आपका पेपर कंप्लीट हो पाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस ये आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी ताकि पेपर आपका कंप्लीट हो सके और आप उसमें अपना अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकें आंसर में। दूसरी जो बात होती है कंटेंट एनरिचमेंट के लिए, तो जैसे कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल भी होते हैं और बहुत शॉर्ट में उसमें 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट तो लिखने चाहिए हमें, ताकि जो 3 नंबर की मार्किंग है उसमें हम मैक्सिमम स्कोर अपना अचीव कर सकें। तो जो 3 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप लूसेंट को और एमपीजीके के लिए जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है उसको ज़रूर एक बार अच्छे से रिवाइज करें, उसको कई बार पढ़ें, वो उससे काफ़ी कवर हो जाते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट के लिए हमको फैक्ट्स पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ा देते हैं। यदि आप अपने आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, जो हमारे संविधान की अनुच्छेद हैं, उनको आप उसमें कोट लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, यदि हम उसमें डेटा कुछ बता देते हैं जैसे कि हमारे देश में गरीबी कितनी है, हमारे देश में बेरोजगारी दर कितनी है, उसके अलावा जीडीपी में एग्रो इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इन सब का कितना कितना पार्टिसिपेशन है, तो जो हमारा कंटेंट एनरिचमेंट है और आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए हम करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे आंसर में हम करंट अफेयर को भी लिख देते हैं तो उससे हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को क्या हो रहा है आसपास वो उससे जागरूक है, उसको पता है गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उसको पता है कौन सा नया एक्ट आया है, उसको पता है कि जो वंचित वर्ग है और जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है उनके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो अगर वो कहीं ना कहीं हमारे आंसर में आ जाता है, जैसे कि पेपर 2 के पार्ट 2 में जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे से कुछ डेटा को इंक्लूड करके अपना एक चार्ट, आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कुछ अगर डेटा आपको इम्पोर्टेंट लगता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप उसको लिख के और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और रिवीजन करके अपने आंसर्स में भी उसको लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, मैप, पाई चार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर इन सब मेथड्स का आप यूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम में तो इससे भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है, आपकी कॉपी में वो थोड़ा अलग दिखता है। तो मैप्स का जो प्रयोग है वो आप पेपर 1 में कर सकते हैं, ज्योग्राफी के पेपर में डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, लेकिन इसका भी अननेसेसरी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कुछ भी बना रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए क्योंकि कंटेंट पर भी ध्यान देना होता है। इसी के साथ साथ मेंस में आप इंटरलिंकिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे पेपर 3 में कोई क्वेश्चन आया है बजट पर, आपको कुछ लिखने के लिए कोई भी क्वेश्चन आया है, तो आप इसकी शुरुआत पॉलिटी के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट की चर्चा की गई है। तो अगर इस तरीके से आप शुरू कर दें और फिर कंक्लूजन में कह दें कि सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए, सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में काफ़ी पैसा खर्च किया है, तो इस तरीके से यदि आप एक पॉजिटिव अप्रोच और एक फ्यूचरिस्टिक समाधान के साथ अगर आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं, तो ये भी आपके नंबर दूसरों से काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज़, अगर आप एक और बात यदि आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके आंसर में फॉर्मेटिंग सिमिलर हो, जैसे कि आप हर आंसर में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। यदि एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपने की है हर क्वेश्चन में, तो उसमें आपकी एक कंसिस्टेंसी दिखती है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स हमारे इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो मेंस के लिए आप पूरा सिलेबस देखिए, उसका टॉपिक वाइज यदि आप कर सकते हैं तो अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और उसका बार बार रिवीजन करिए। और यदि आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आप बिल्कुल मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। मेरे पास सिर्फ 4 महीने का ही टाइम था, प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिला था वही था। तो पहले मैंने अपना सिलेबस ख़त्म किया, एक एनालिसिस किया पुराने साल के पेपर्स का, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए और फिर मैंने पेपर दिए। तो अपनी स्पीड के लिए मैंने 6 मॉक टेस्ट दिए थे, ताकि मैं ये देख सकूं मैं पेपर कंप्लीट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। पूरे 6 पेपर के 6 टेस्ट मैंने दिए थे और उसके बाद मेंस की इस तरीके से तैयारी की थी। इसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यू, मुझे लगता है कि इंटरव्यू कहीं से भी आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो लोग प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर चुके होते हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है इंटरव्यू जो होता है। और व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का 1 महीने या 15 दिन तैयारी करके नहीं बनता है, वो आपकी पूरी जो आपका जीवन रहा है उससे वो निर्मित होता है। बस इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बोर्ड काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमें उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल भी। और उसी के साथ साथ हम तैयारी यदि करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमने किस तरीके से पढ़ाई की है, अपने बारे में पता होना चाहिए हमें। उसके साथ साथ हमने जो पढ़ाई की है स्कूलिंग के दौरान, अपने ग्रेजुएशन के दौरान, उसका हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमने आखिर पढ़ा क्या है, वो उतनी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो पृष्ठभूमि होती है, आप किस जिले से आते हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके माता पिता यदि कृषि कार्य करते हैं, शिक्षक हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एक अवेयर सिटीज़न दिखाई देने चाहिए। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स के जितने इश्यूज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप अपने आँख और कान खोले रख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपसे वही पूछी जाएंगी। हॉबीज़ यदि आपने लिखी हैं तो काफ़ी सोच समझ के लिखिए, जो आपकी हॉबी है उसी को लिखिए। उनके साथ ऐसे नहीं कि हॉबी नहीं है फिर भी लिख दिया, तो वो समझ जाते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए हम लोग मॉक दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़, क्योंकि बोलने की उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है और अपनी बात को कम शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं कहीं भी, किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाके, और जहाँ पर भी हम गलती कर रहे हैं उसको सुधार के और इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है। और मुझसे मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछे थे। इससे पहले मेरा वन सेवा में हुआ था रेंजर की पोस्ट पे, तो मुझसे वन सेवा से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। उसके अलावा मुझसे करंट अफेयर्स में, करंट में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो #MeToo पर क्वेश्चन पूछा था। और उसी से संबंधित, जैसे कि मैं महिला हूँ, तो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पर मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मुझे बायोग्राफी पढ़ना और चेस खेलना पसंद, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। इस तरीके से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने अपनी स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर की, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप सभी खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि एक तो सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है और दूसरा हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो यदि आप राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देंगे तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे।
और यकीन मानिए यदि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप सभी कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दिल्ली नॉलेज ट्रैक। दिल्ली नॉलेज ट्रैक देखते रहिए, इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला है अपनी तैयारी के दौरान। थैंक यू सो मच।